नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज की स्पोर्ट्स स्कैन की इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार गिरीश। स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। शुक्रिया सिद्धार्थ। सबसे पहले नजर अब तक की हेडलाइंस पर। पर्थ में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए 134 रन का लक्ष्य दिया है। ग्रुप 2 में ही पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से और बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 3 रन से हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय खेलों ने भारत की खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के खिताबी मुकाबले में आज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी का सामना चीनी ताइपे की जोड़ी से होगा। और भुवनेश्वर में हॉकी प्रो लीग में आज भारत का सामना स्पेन से हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। पर्थ में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 134 रन का लक्ष्य दिया है और ताजा समाचार मिलने तक 12 ओवर और 3 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है और 3 विकेट पर 67 रन दक्षिण अफ्रीका ने बना लिए हैं। अगर हम देखें तो इस वक्त दक्षिण अफ्रीका को 67 रन की जरूरत भी है 44 गेंदों में, तो जितना बनाया है उतने ही और बनाने हैं। एक दिलचस्प आंकड़ा है। और इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 133 रन बनाए हैं। और अगर हम भारत की बात करें तो अपने 2 मैच जीतकर ग्रुप 2 में शीर्ष पर है इस समय और आज का मैच भी बहुत अहम होने जा रहा है। गिरीश, किस तरीके से देखते हैं आज जो लक्ष्य है दक्षिण अफ्रीका का 67 रन की जरूरत है 44 गेंदों में, कितना बड़ा लक्ष्य मानते हैं? तो लक्ष्य बहुत बड़ा नहीं है और अब तक भारतीय टीम जो है सिद्धार्थ अपने लक्ष्य के पीछे ही चल रही थी। 133 रन बनाए थे भारतीय टीम ने 9 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही बेहद खराब शुरुआत हुई थी भारत की। आज जब टॉस जीता रोहित शर्मा ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, अक्षर पटेल को बाहर रखा, दीपक हुड्डा आ जाए। और उधर साउथ अफ्रीका में दक्षिण अफ्रीका से शम्सी को बाहर रखा गया, लुंगी एनगिडी को लाए। तो लुंगी एनगिडी को जो लाने का कमाल है, उन्होंने आज जो आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका ने शुरुआत बेहतरीन की, पहला ओवर ही मेडन डाला। उसके बाद हालांकि राहुल और रोहित ने दोनों छक्के के साथ अपनी पारी की शुरुआत की, लेकिन डिसिप्लिन जो बॉलिंग अटैक होता है साउथ अफ्रीका का और कंडीशंस बिल्कुल फास्ट गेंदबाजों के लिए एकदम अनुरूप थे और उन्होंने उसका पूरा फायदा उठाया। एक्स्ट्रा पिच, एक्स्ट्रा बाउंस और पेस का फायदा उठाया। एनगिडी ने अपने पहला जो ओवर था उनको 5वें ओवर पे लाया गया और उसके बाद पावर प्ले के अंदर ही एक ही ओवर में 2 विकेट लिया, हमारे ओपनर्स को चलता किया। 33 पे 2 हमने सिर्फ 6 ओवर में बनाए। उसके बाद कोहली ने भी एनगिडी के ओवर में लगातार 2 चौके मारे, लेकिन फिर वापसी की और एक जो है उनको मिस टाइम हो गया, छक्का नहीं लगा और 50,000 दर्शक जो भारत के दर्शक थे उनको शांत करते हुए और विकेट लिया। आप ये देखिए कि 49 पे 5 थे हम 8.3 पे और 59 पे 5 हम 10 ओवर में थे। तो उसके बाद जो है सूर्य कुमार यादव, जिनको 360 प्लेयर कहा जाता है, उन्होंने वापसी करवाई, बेहतरीन पारी खेली, लेकिन उनके साथ नहीं दे पाए और जो हमारी पारी जो है वो 133 पे सिमट गई। बिल्कुल। और जैसा कि सूर्य कुमार यादव जो हमेशा की तरह जो है एक पालनहार रहे हैं टीम के और 40 गेंदों पर ताबड़तोड़ 68 रन की पारी खेली और कहीं न कहीं एक थोड़ा सा स्कोर जो है सम्मानजनक स्थिति में उन्होंने पहुंचाया। और इनके अलावा कोई भी भारतीय जो बैट्समैन है वो ज्यादा कमाल नहीं कर सका और आज का दिन जो है वो कुछ खास नहीं रहा। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो बॉलर्स हैं वो किस तरीके से रोक पाते हैं। अगर हम देखें तो अर्शदीप सिंह ने जो है 2 विकेट लिया है, मोहम्मद शमी को 1 विकेट उन्होंने लिया है, लेकिन फिलहाल भारत को विकेट की काफी जरूरत है इस समय। भारत ने शुरुआत बेहतरीन की, अर्शदीप ने 2 विकेट चटकाए, उसके बाद शामी ने विकेट लिया। पावर प्ले पे 24 पे 3 था, 10 ओवर पे 40 पे 3 तो आप ये देखिए क्विंटन डी कॉक जो है सस्ते में चले गए, बबूमा चले गए, रायली रसूल जो है, ये 3 मेन मुख्य बल्लेबाज जो हैं वो
3 बल्लेबाजों को भारतीय गेंदबाजों ने चलता किया और 10 ओवर पे 40 पे 3। लेकिन उसके बाद ड्रिंक्स ब्रेक के बाद मैं अपने श्रोताओं को बता दूं, अगर वो बाहर है, किसी तरह मैच नहीं देख पा रहे, कमेंट्री नहीं सुन पा रहे, हमें सुन रहे हैं, तो 11वां ओवर जो है वो पक्ष में गया दक्षिण अफ्रीका के। हार्दिक पांड्या को इंट्रोड्यूस किया गया और उस ओवर में हार्दिक पांड्या ने 16 रन दिए। उसके बाद 12वें ओवर पे अश्विन बॉलिंग करने आया, उन्होंने 9 रन दिए। और अभी जो 14वां ओवर चल रहा है, 13वां ओवर जो किया था उसमें शमी ने सिर्फ 3 रन दिए। लेकिन जो 14वां ओवर चल रहा है उसकी शुरुआत भी जो है बहुत ही खराब रही। अश्विन ने 14वें ओवर की शुरुआत की, पहली गेंद पर डेविड मिलर ने छक्का मारा जी। और अब जो स्थिति है सिद्धार्थ वो है कि 79 for 3, 79 पर 3 हो गए हैं और 37 गेंदों में 55 रन चाहिए, 7 विकेट सुरक्षित है। तो इस लिहाज से जो मार्करम है और डेविड मिलर, ये बेहतरीन इनके बीच में साझेदारी चल रही है। 43 पर मार्करम खेल रहे हैं, मिलर 26 रन पर खेल रहे हैं। तो इस लिहाज से ये लक्ष्य का पीछा काफी बखूबी कर रहे हैं जी। और एक मैच जो है वो स्थिति में फिलहाल तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है जिस तरह से अभी का समीकरण है, लेकिन फिर भी जो है भारतीय गेंदबाज पूरी कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि उन्हें बांधने की और विकेट लेने की। बिल्कुल, सिर्फ 2 गेंद ही काफी होती हैं वापस आपको मैच में करवाने के लिए। अगर लगातार 2 गेंदों पे या 1 ओवर पे ही या 2 ओवर में 2 विकेट गिर जाएं तो यहाँ पर 5 विकेट डाउन हो जाएंगे। उसके बाद एक मौका होगा, क्योंकि अभी आप रन और गेंदों का अंतर देखिए तो करीब 12-13 का अंतर है। लेकिन ये जो मुझे लग रहा है ये दक्षिण अफ्रीका के तरफ बढ़ता हुआ ये मैच दिखाई दे रहा है और वो एक पहली टीम होगी इस ग्रुप में जो अपराजित होगी इसमें, क्योंकि उनका एक मैच जो है बारिश की भेंट चढ़ा, एक उन्होंने हराया बांग्लादेश को और आज अगर भारत को हराते हैं तो भारत पहले 2 मैचों में दोनों ही मैच जीता और आज उनकी पहली हार होगी इस टूर्नामेंट में। ग्रुप 2 में आज पर्थ में ही पाकिस्तान ने नीदरलैंड्स को 6 विकेट से हराया। नीदरलैंड्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट पर 91 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान ने 13 ओवर और 5 गेंद में ही 4 विकेट पर 95 रन बनाकर मैच जीत लिया। हालांकि पाकिस्तान की स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन आज की इस बड़ी जीत से कहीं न कहीं एक टीम को मनोबल मिला होगा। इस जीत से नहीं, और एक जो उनको अभी मनोबल नहीं मिलेगा वो है भारत की हार से। अगर सेमीफाइनल में पहुंचना है तो भारत अगर अच्छा करता है तभी उनके लिए रास्ते आसान होंगे। यहाँ पर हालांकि 2 मुकाबले भारत से आखिरी गेंद में पाकिस्तान हारा, उसके बाद जिम्बाब्वे से आखिरी गेंद में हारा और यहाँ एक तरफा मैच रहा। 91 पे 9 नीदरलैंड ने बनाए, जिसका उन्होंने 13.5 गेंदों में ही 95 पे 4 बना के लक्ष्य का पीछा कर लिया और पहली जीत कम से कम उनके खाते में यहाँ पर हासिल हुई। सिद्धार्थ जी बिल्कुल। और अगर हम देखें तो आज पाकिस्तान की ओर से शादाब खान ने अच्छा प्रदर्शन लिया। उन्होंने 3 विकेट जो है 22 रन पे लिए, तो उन्हें जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो भी चुना गया। और जिस तरीके से ये पूरा मैच हुआ है कहीं न कहीं पाकिस्तान को फायदा मिला है इसका। और फिलहाल आज ही ब्रिस्बेन में बताते हैं ग्रुप 2 के दूसरे मैच में बांग्लादेश ने जिम्बाब्वे को 3 रन से पराजित किया। बेहद रोमांचक करने वाला मैच। बांग्लादेश ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 150 रन बनाए। जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 8 विकेट पर 147 रन ही बना सकी। और कहीं ना कहीं इतना अच्छा ये मैच रहा, टीम कोई भी जीतती, लेकिन जो क्रिकेट प्रेमी हैं उनको एक अच्छा मैच देखने को मिला। जिन्होंने मैच नहीं देखा उनको हम समझाना चाहेंगे कि ये मैच अब तक का सबसे रोमांचक मैचेस में से एक है और कुछ ऐसी चीज हुई जो आज तक मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट मैच के इतिहास में ऐसा हुआ। आखिरी गेंद पड़ गई और बांग्लादेश ने ये सोच लिया कि वो मैच जीत गए हैं। सारे खिलाड़ी बाहर हो गए, आपस में एक दूसरे को वो बधाइयां दे रहे थे, लेकिन उसके बाद जो है ऑन फील्ड अंपायर जो गए, थर्ड अंपायर में ये देखने के लिए गए क्या बांग्लादेशी विकेटकीपर नूरुल हसन जो है वो बॉल गैदर करने के क्रम में उनके दस्ताने विकेट से आगे आ गए। तो आप ये समझिए कि ये मैच कैसा था। शॉन विलियम्स ने 64 रन की बेहतरीन पारी खेली, लेकिन साकिब हसन ने एक बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग में उनको रन आउट किया। वहां से मैच जो है पलट गया और बांग्लादेश के खाते में गया। लेकिन उसके बाद बल्लेबाज आए रिचर्ड नगारा और मुझे कमेंटेटर जब कमेंट्री कर रहे थे वो कह रहे थे कि रिचर्ड कैन यू हिट अ 6।
तो उस गेंद पर जब वो आए, पहली गेंद पे वो बॉल बाई गई 4 रन पे, और उसके बाद उन्होंने घुमा के मारा छक्का। और अब समीकरण जो है वो जिम्बाब्वे के पक्ष में आए, लेकिन आखिरी जो गेंद थी, आखिरी गेंद पर चाहिए थे 4 रन, और पता चला कि जो गेंद है वो 9 बॉल हो गई, क्योंकि विकेटकीपर नूरुल हसन के जो दस्ताने वो उनको स्टंपिंग करने से पहले ही विकेट के आगे आ गए, और पूरी की पूरी टीम को वापस स्टंप्स लगाए गए, दोनों ही टीम को वापस बुलाया गया। हालांकि किसी तरह से बांग्लादेश ने ये मैच जीता, लेकिन मुझे लगता है कि अब तक की जो एक्साइटिंग जो फिनिश होती है, जो जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान के साथ खेला और ये मुकाबले, उन्होंने दिल तो जीता है कम से कम। तो ये तो बात थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया की थीम के साथ राष्ट्रीय खेलों ने भारत की खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया है। अब से कुछ दिन पहले ऐसी ही भावना हमारे राष्ट्रीय खेलों के दौरान भी देखी है। जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, इस थीम के साथ राष्ट्रीय खेलों ने जहां एकता का मजबूत संदेश दिया, वहीं भारत की खेल संस्कृति को भी बढ़ावा देने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि इस बार राष्ट्रीय खेलों का आयोजन अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था, जिसमें 36 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 7 नई और 2 स्वदेशी स्पर्धा योगासन और मलखंब भी शामिल रहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वर्ण पदक जीतने में जो 3 टीमें सबसे आगे रहीं वो हैं सर्विसेज, महाराष्ट्र और हरियाणा की टीमें। इन खेलों में 6 राष्ट्रीय रिकॉर्ड और 60 राष्ट्रीय खेल रिकॉर्ड भी बने। साथियों, मैं उन सभी लोगों की भी हृदय से प्रशंसा करना चाहता हूं जिन्होंने गुजरात में हुए राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में अपना योगदान दिया। आपने देखा है कि गुजरात में तो राष्ट्रीय खेल नवरात्रि के दौरान हुए। अहमदाबाद में नेशनल गेम्स के दौरान जिस तरह कला, खेल और संस्कृति का संगम हुआ, वह उल्लास से भर देने वाला था। खिलाड़ी भी दिन में जहां खेल में हिस्सा लेते थे, वहीं शाम को वे गरबा और डांडिया के रंग में डूब जाते थे। उन्होंने गुजराती खाना और नवरात्रि की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की। ये देखना हम सभी के लिए बहुत ही आनंददायक था। आखिरकार इस तरह के खेलों से भारत की विविध संस्कृतियों के बारे में भी पता चलता है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी उतना ही मजबूत करते हैं। प्रधानमंत्री ने पदक जीतने वाले, नए रिकॉर्ड बनाने वाले और खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने गुजरात में राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन में योगदान करने वाले सभी लोगों की हृदय से प्रशंसा की। आपको ये जानकर खुशी होगी कि हम भारत में राष्ट्रीय खेलों का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन था। इसमें 36 खेलों को शामिल किया गया, जिसमें 7 नई और 2 स्वदेशी स्पर्धा योगासन और मलखंब भी शामिल रही। गोल्ड मेडल जीतने में सबसे आगे जो 3 टीमें रही, वे हैं सर्विसेज की टीम, महाराष्ट्र और हरियाणा की टीम। इन खेलों में 6 नेशनल रिकॉर्ड्स और करीब करीब 60 नेशनल गेम्स रिकॉर्ड्स भी बने। मैं पदक जीतने वाले, नए रिकॉर्ड बनाने वाले, इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जी हां, अगर हम देखें गिरीश, तो प्रधानमंत्री हमेशा जो खिलाड़ी हैं उनको उत्साहित करते रहते हैं और उनके मनोबल को बढ़ाते रहते हैं। और मन की बात कार्यक्रम वो मंच है जहां पे अक्सर वो खेलों का जिक्र किया करते हैं, और उन्होंने इस बार भी जो राष्ट्रीय खेल के जरिए किस तरह से देश की में खेल संस्कृति को बढ़ावा मिल रहा है उसका जिक्र किया। बिल्कुल, आप देख सकते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय खेल हो, चाहे वो खेलो इंडिया हो, यूथ गेम्स हो या फिर ओलंपिक्स हो, सब में हमारे प्रदर्शन बहुत बेहतरीन। और पीएम ने एक बहुत अच्छी बात बोली, प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा, परिजनों और माता पिता की जो भूमिका है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन इसके साथ साथ जो टॉप लीडरशिप है कंट्री की, भारत की जो लीडरशिप है, उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। जब तक वो जहां से पूरा बजट आता है, अब खेलों में इतना जोड़ दिया गया है, और
अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हमने अभी नेशनल गेम्स देखे सिद्धार्थ, और उन्होंने कई खिलाड़ियों के नाम लिए, जिसमें से उन्होंने वेटलिफ्टर मार्टिना देवी, काजोल, जो साइकिलिंग में आदिल अल्ताफ, उनके पिता जो है वो टेलर हैं, जम्मू कश्मीर से आते हैं। तो इन सब का योगदान बहुत बड़ा है। और वेट लिफ्टिंग में गोल्ड जीतने वाले चेन्नई के केएल धनुष के पिता वो कारपेंटर है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि जो परिवार है उसका भी योगदान बहुत बड़ा है। पेरिस में फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के खिताबी मुकाबले में आज चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी का सामना चीनी ताइपे के लू चिंगयाओ और यांग पो हान से होगा। और ये जबरदस्त मैच आज देखने को मिलेगा और सबकी नजरें इस मैच पर होंगी। बिल्कुल इस मैच पे होगी। हालांकि अभी समय है, वहां पर अभी पहला मैच ही हुआ है सिंगल्स का। उसके बाद आप ये देखें कि इन्होंने जिस हिसाब से हराया, यहाँ पर जो पोपोव ब्रदर्स थे उनको पहले मैच में चिराग और सात्विक ने पहला गेम पिछड़ने के बाद वहां से वो जीते। उसके बाद फिर जो है सीधे गेम्स में, फिर उसके बाद मलेशिया को हराया, फिर जापान को हराया और इन कोरिया को हरा के अब चाइनीज ताइपे को। तो इस लिहाज से इनका जो साल है बेहतरीन गया सिद्धार्थ। विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष अंडर 19 सिंगल्स के फाइनल में आज शंकर मुथुसैमी का सामना चीनी ताइपे के कुओ कुआन लिन से होगा। 40 मिनट तक चले सेमीफाइनल में चौथी वरीयता प्राप्त मुथुसैमी ने थाईलैंड के पेंटचाफोन तेरारात साकुल को 21-13, 21-15 से हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। शंकर इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाने वाले चौथे भारतीय हैं। टूर्नामेंट के इतिहास में भारत ने अब तक 1 स्वर्ण, 3 रजत और 5 कांस्य पदक जीते हैं। लक्ष्य सेन ने अंतिम पदक कांस्य के रूप में 2018 में जीता था। लंदन ओलंपिक्स की कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल एकमात्र भारतीय हैं जिन्होंने जूनियर विश्व चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो अब सबकी नजरें इस मैच पर लगी होंगी और क्या वो इतिहास रच पाते हैं शंकर मुथुसैमी, ये देखना होगा कि किस तरह से चीनी ताइपे के कुओ कुआन लिन, उनसे उनका मुकाबला किस तरीके से होता है। अभी तक तो एक तरफा मुकाबला गया है। सिर्फ क्वार्टर फाइनल में इन्होंने 3 गेम में जीत इनको मिला था। लेकिन उसके अलावा आप ये देखें कि चौथे भारतीय हैं जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचे हैं। इससे पहले सिर्फ अपर्णा पोपट, साइना नेहवाल, सिरिल वर्मा थे, ये चौथे हैं। और लक्ष्य सेन और बी साई प्रणीत जो है वो ब्रोंज जीते थे। यहाँ पर ऑलरेडी ये सिल्वर जीत चुके हैं। तो आज गोल्ड के लिए मुकाबला करेंगे। चाइनीज ताइपे के ही खिलाड़ी हैं कुन कुआन लिन। तो उम्मीद है, क्योंकि आप ये देखिए शंकर जो है ये बहुत बड़ी एकेडमी से नहीं आते सिद्धार्थ, जैसे कि गोपीचंद और इन सब की एकेडमी से। ये चेन्नई की छोटी सी एकेडमी से आते हैं, गरीब परिवार से हैं और इनके पिता का बहुत अहम रोल है इनको आगे बढ़ाने में। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि आज वो ये खिताब जीतेंगे। हॉकी की बात करते हैं। भुवनेश्वर में हॉकी प्रो लीग में इस समय भारत का सामना स्पेन से हो रहा है। इससे पहले शुक्रवार को पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4-3 से हराया था और अब आज स्पेन में गिरीश किस तरह का मुकाबला आप देख पा रहे हैं कि दोनों टीमों के बीच में क्या कुछ होने वाला है। कलिंगा स्टेडियम में मुकाबला चल रहा है ये जो भुवनेश्वर में, और दोनों ही टीम जो है न्यूजीलैंड को हरा के आमने सामने है। और भारत ने बेहतरीन वापसी की थी न्यूजीलैंड को हरा के, तो और हाल ही में ये स्पेन को भी हरा चुकी है भारत। तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि कम से कम अब भारत के पास एक अपने आप को प्रूव करने का समय, डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा। डी में वहां पर पेनल्टी कॉर्नर से बचना होगा। तो सिद्धार्थ, मुझे लगता है कि ये जो मुकाबले FIH जो है आने वाले वर्ल्ड कप के पहले बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले हैं और भारत जो है इस समय अपनी पूरी कोशिश करेगा। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा है कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। गिरीश, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सिद्धार्थ। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना है। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newzoneair.nic.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट।